हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 की इंग्लिश के लेसन 10 द बलून मैन की हिंदी व्याख्या और अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स, व्याकरण, मीनिंग्स सभी को देखने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के मीनिंग्स देखना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन 10 द बलून मैन के ये मीनिंग्स हैं, यहाँ से आप इनको लिख लीजिएगा। इनको ग्लोसरी भी बोलते हैं और इनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि बंच मीन्स गुच्छा, ये सारे मीनिंग्स यहाँ तक लिखे हैं। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइजेस के लिसन एंड रिपीट को। लिसन एंड रिपीट का अर्थ है सुने और दोहराएं। तो सबसे पहले इनको पढ़ते हैं, फिर इनके मीनिंग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। डेज, स्टेज, रेज, बंच, लंच, मंच, ग्रीन, टीन, बिटवीन, हाई, साई, टाई। बच्चों, यहाँ पर एक जैसी आवाज़ वाले राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ये तीनों एक जैसी आवाज़ के हैं, ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसी आवाज़ के हैं। इनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। हिंदी अर्थ क्या है। डेज, डेज मीन्स दिन। स्टेज, स्टेज मीन्स ठहरता है या रुकता है। रेज, रेज मीन्स किरणें। बंच मीन्स गुच्छा। लंच मीन्स दोपहर का भोजन। मंच मीन्स चबाना या काटना। ग्रीन मीन्स हरा। टीन मीन्स किशोर। किशोरों को कहते हैं टीन। किशोर का अर्थ होता है जो 12 साल से 17-18 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनको किशोर कहा जाता है। बिटवीन मीन्स बीच में। हाई मीन्स ऊंचा। साई मीन्स गहरी सांस। टाई मीन्स बांधना। तो इस प्रकार आपके ये लिसन एंड रिपीट के सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में सबसे पहले ए नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। और कहाँ से लिखने हैं? फ्रॉम द पोएम। ये जो बलून मैन जो पोएम थी, इस पोएम के अंदर से हमको छांट करके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स बच्चों क्या होते हैं, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये डेज, स्टेज, बंच, लंच, ये जो एक जैसी आवाज़ वाले, तुकबंदी वाले, एक जैसी, अर्थात इनको तुकांत शब्द भी कहा जाता है, जिनका अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे स्ट्रिंग और यहाँ पर एनीथिंग, तो इंग, इंग, ये स्ट्रिंग, एनीथिंग, हाई, स्काई। अब आप समझ गए होंगे, एक जैसी तुकांत आवाज़ वाले शब्दों को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है या तुकांत शब्द भी कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर होल्ड्स, ये सॉरी फोल्ड्स, इसका हो जाएगा होल्ड्स। फनी, इसका हो जाएगा सनी। डाइनिंग, इसका हो जाएगा शाइनिंग। मग, मग का हो जाएगा टग। फेलिंग का हो जाएगा सेलिंग। इस प्रकार आपके ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। बी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राइट द एनसर्कल्ड वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग। ये जो इसमें घेरे में जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को यहाँ पर जो ए बी सी डी ई तक के जो रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें करेक्ट जो स्थान पर इनको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, जहाँ पर वस्तुएं बेची जाती हैं उस स्थान को कहते हैं मार्केट। दूसरा है, तो ये मार्केट ये वाला इसमें आ जाएगा। बी नंबर का देखते हैं। अ बैग ऑफ थिन रबर दैट बिकम्स लार्जर एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विद एयर। इसका मतलब है कि अ बैग ऑफ थिन रबर, पतली रबर का एक ऐसा बैग जिसमें हवा भरी जाती है, तब यह बड़ा और गोल हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह बलून कहलाता है, गुब्बारा।
तीसरा सी नंबर का है अ व्हीकल विद 2 और 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स। एक घोड़े के द्वारा खींचा जाने वाली या एक घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली ऐसी गाड़ी जिसमें 2 या 4 पहिए होते हैं उसको कहते हैं कार्ट। डी नंबर का है अ थ्रेड यूज टू टाई द बलून। बलून मीन्स गुब्बारे को बांधने के लिए जो धागा यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये सभी ये लिखे हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जितने भी गोले में ये शब्द दिए इनको हमने सही स्थान पर इसमें भर दिया है। ई नंबर का प्रश्न है द स्पेस अबव द अर्थ दैट यू सी व्हेन यू लुक अप। पृथ्वी के ऊपर खाली जगह या जिसको आसमान कहते हैं, तो जिसको आप देखते हो खाली जगह को तो उसको क्या कहेंगे? आसमान, स्काई, आकाश। तो ये स्काई यहाँ से यहाँ भर दिया। इस प्रकार आपके ये एनसर्कल्ड जो वर्ड्स हैं वो इनमें हमने फिलअप कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर हमने एक कॉपी में लिख रखे हैं, आप वहाँ से इनको आराम से देख करके फेयर कॉपी में लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न, हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। बाजार लगने वाले दिनों में कौन आता था? तो यहाँ पर आंसर है द बलून मैन। बच्चों आपको पता है गुब्बारे वाला आता था। तो द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। बाजार लगने वाले दिनों में बलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला आता था। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर कम्स ऑन है तो यहाँ कहेंगे कि हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। बाज़ार लगने वाले दिनों में कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। बाज़ार लगने वाले दिनों में एक गुब्बारे वाला आता है, बलून मैन आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वॉट डज ही होल्ड। वह क्या थामे रहता है या क्या लिए रहता है, क्या पकड़े रहता है? तो आंसर है ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स। वह बहुत ही सुंदर गुच्छा है, किसका है? बलून्स का। तो वह बलून्स का बहुत ही सुंदर गुच्छा लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, वॉट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच शाइन फार अवे। उन गुब्बारों के कलर्स क्या क्या हैं जो दूर से ही चमकते हैं, काफ़ी दूर से चमकते हैं? आंसर है द बलून्स विच शाइन फार अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन। तो जो गुब्बारे हैं जो बहुत दूर से चमकते हैं उनका रंग है लाल, पर्पल कहते हैं बैगनी, ब्लू नीला एंड ग्रीन। तो वो किस कलर के हैं? लाल, बैगनी, नीला और हरा। ये इतने रंग हैं, इस रंग के भी सारे गुब्बारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज़ अ विंडी डे। इसका अर्थ है कि जिस दिन हवा रहती है उस दिन गुब्बारे क्या करते हैं? तो इसका आंसर है द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग व्हेन इट इज़ अ विंडी डे। जिस दिन हवा रहती है उस दिन गुब्बारे किसी भी दिशा में किसी भी ओर खिंचते हुए नज़र आते हैं या खिंच जाते हैं। कहने का आशय है कि जब हवा चलती है तब वे हवा की दिशा में ही खिंचते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब हवा चलती है तो वो हवा की दिशा की ओर ही मुड़े हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि कोई वस्तु हवा की तरफ ही उड़ती है वैसे ही गुब्बारे भी हवा की दिशा में उड़ते हुए दिखते हैं या खिंचते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राइट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस कविता की कोई 4 लाइनें लिखिए। तो बच्चों आप कहीं मतलब आपकी पसंद के अनुसार कोई सी भी 4 लाइनें आप किताब में से लिख सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेंजा है, सेकंड है, थर्ड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कोई सी भी 4 लाइनें आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, ये फर्स्ट स्टेंजा लिखा हुआ है। तो ये आप
वहाँ से लिख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद आप बखूबी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज द पोइट से इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा का अर्थ है, यहाँ पर ये थर्ड स्टेंजा है हमारा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, and if there is a wind at all they tug and tug like anything। ये जो थर्ड स्टेंजा है, इस थर्ड स्टेंजा में, ये थर्ड स्टेंजा, इस थर्ड स्टेंजा में कवि क्या कहता है? तो आंसर है द पोइट सेज दैट ऑल स्मॉल एंड बिग बलून्स आर टाइड विद अ स्ट्रिंग। कवि कहता है कि उस स्टेंजा में जो बात हो रही है कवि के द्वारा, वो ये कवि ये कहता है कि सभी छोटे और बड़े बलून्स आर टाइड, सभी बंधे हुए हैं, विद अ स्ट्रिंग, एक धागे से बंधे हुए हैं। छोटे और बड़े सारे गुब्बारे एक धागे से बंधे हुए हैं। इफ़ देयर इज़ अ विंड, जब भी हवा होती है, देन दे विल टग लाइक एनीथिंग, तब वे हवा की दिशा की ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर और इसका हिंदी अर्थ पूरा हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे कॉम्प्रिहेंशन के ABC DEF ये सभी प्रश्नों के उत्तर उस कॉपी में हमने आपको अच्छे से समझाए। अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं लेट्स रीड। लेट्स रीड में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके आंसर्स भी हमको इसी पैसेज में से ढूंढ करके लिखने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये पैसेज और इसका हिंदी अनुवाद। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त था। ही हु कुड नॉट हियर, जो कि सुन नहीं सकता था। द डेफ फ्रेंड लर्नड दैट द रिच मैन वॉज इल। द डेफ फ्रेंड, इसका अर्थ है कि जो सुन नहीं सकता था या बहरा जो आदमी था या दोस्त था, जो रिच मैन था उसका दोस्त था, वो बहरा था। तो जो बहरा दोस्त था उसने क्या है, लर्नड, एक दिन उसको पता चला, जाना, दैट कि रिच मैन वॉज इल, कि अमीर आदमी बीमार है, उसको ऐसा पता चला। सो ही वेंट वन आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन, इसीलिए वह एक दिन दोपहर के समय उस रिच मैन मीन्स अमीर आदमी को मिलने के लिए गया। I must see my friend and try to make him happy, he said to himself। उसने अपने आप से कहा कि I must see my friend, मुझे अपने दोस्त को देखना चाहिए, and try to make him happy, और उसको खुश रखने का, प्रसन्न रखने का उसको प्रयास करना चाहिए। बट लेकिन I must think of what I am going to say, लेकिन मुझे आई मस्ट थिंक, मुझे ये सोचना भी चाहिए, ऑफ वॉट, कि क्या, आई एम गोइंग टू से, कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मैं मिलने तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे यह भी सोचना चाहिए कि मैं उसको क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वह बहरा था तो सुन तो सकता नहीं था किसी की, इसलिए वो जो भी बातें कहेगा तो सोच समझ के उसको बोलना चाहिए कि मुझे उसके बारे में क्या कहना चाहिए। आई मस्ट टेक केयर, मुझे उसकी देखभाल करना चाहिए, एंड नॉट से एनीथिंग दैट माइट मेक हिम एंग्री, और उसे नॉट से एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, दैट माइट मेक हिम एंग्री, जो उसको नाराज कर दे। मुझे उसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। फर्स्ट आई विल आस्क, यहाँ पर ये आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड या संक्षिप्त रूप है। आई विल को शॉर्ट में लिखते हैं। फर्स्ट आई विल आस्क, सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्या, वेल, ठीक है, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि वह
खुद से कुछ मन में बातें बना रहा है और बातें तैयार करके उसके पास जाएगा। तो वो ये एक तरीके से मन में सोच रहा है कि मुझे क्या क्या उसको पूछना चाहिए, उसको मैं अभी से सोच लेता हूँ। तो फर्स्ट आई विल आस्क, सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए क्या, वेल अच्छा, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। ही विल आंसर, वह उत्तर देगा, फाइन अच्छा हूँ, एंड थैंक यू, फाइन थैंक यू, अच्छा हूँ धन्यवाद। देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, तब मुझे उसके भोजन के बारे में पूछना चाहिए। ही विल से, वह कहेगा, मैं उसको भोजन, मतलब वो मन में सोच रहा है कि मुझे क्या पूछना चाहिए, तो दूसरी जो क्वेश्चन में वो सोच रहा है तो क्या कह रहा है कि दूसरी बार मुझे क्या पूछना चाहिए, उसके भोजन के बारे में। तो ही विल से, वह कहेगा, राइस विदाउट सॉल्ट, बिना नमक के चावल खाए हैं मैंने। आई विल से, तो मैं कहूँगा, दैट्स गुड फॉर यू, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब उसने खुद से ही प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की और उसमें जैसे पहले वो पूछेगा कि आज आप कैसे हो, और फिर आज आपने क्या खाया है, तो वो कहेगा कि मैंने आज चावल खाए, तो मैं कहूँगा दैट्स गुड फॉर यू, ये तो आपकी सेहत के लिए या आपके लिए बहुत अच्छा है। आई होप इट हेल्प्स यू, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी मदद करेगा, अर्थात आप जल्दी ठीक हो जाओगे। देन आई विल आस्क, फिर मैं पूछूंगा, हु इज़ योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर कौन है। एंड ही विल टेल मी, और वह मुझे बताएगा, दैट कि सच एंड सच पर्सन इज हिज डॉक्टर। सच एंड सच का मतलब एक तरीके से अमुक, अमुक कहते हैं नहीं, फला फला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति, तो वह मुझे कहेगा कि अमुक या फला फला व्यक्ति इज हिज डॉक्टर, उसका डॉक्टर है। एंड आई विल से, मैं कहूँगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, गॉड विल हेल्प हिम विद हिज वर्क, तो मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर उसके काम में उसको मदद करे, अर्थात डॉक्टर की मदद करे कि वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करे। अब क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये जो बहरा व्यक्ति है, उसका दोस्त, उसने ये प्रश्न खुद से मन में तैयार कर लिए और ऐसा सोच करके पूरी थीम बना करके अब वह अपने मित्र के पास जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर, द डेफ मैन, बहरा आदमी, देन रीच्ड द रिच मैन्स हाउस, अब जो बहरा आदमी था यानी अमीर आदमी का जो दोस्त था, वह उसके घर पर चला गया या पहुंच गया। एंड सैट डाउन नियर हिज बेड, और उसके बिस्तर के पास में नीचे बैठ गया या उसके बिस्तर के पास बैठ गया। द रिच मैन वॉज टू सिक, अब जो अमीर आदमी था वो तो बहुत बीमार था। एंड वॉज नॉट टू हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू, और वह किसी से बात करने के लिए मतलब इच्छुक नहीं था या प्रसन्न नहीं था, या ये कह सकते हैं कि वह इतना बीमार था कि वह किसी से बात करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वह किसी से बात करना ही नहीं चाहता था। अब क्या होता है देखते हैं, माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू, मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आस्क्ड द डेफ मैन, जो बहरा व्यक्ति था उसने कहा कि मेरे प्रिय मित्र आप कैसे हो। आई एम ट्रबल्ड विद अ बैड फीवर, आई एम ट्रबल्ड विद अ बैड फीवर, बैड फीवर कहते हैं बहुत तेज़ बुखार या ज़्यादा बुखार को, ट्रबल्ड कहते हैं परेशान। आंसर्ड द रिच मैन, उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित हूँ या कष्ट में हूँ। आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो नहीं सकता हूँ, ऐसी मेरी बुखार से स्थिति है। द डेफ मैन स्माइल्ड एंड सैड, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ परेशानी ये आती है कि वो तो अपने मन से प्रश्न तैयार करके लाया था, अब वह ये सोच रहा है कि जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर वही देगा जो मैंने सोचा है। जैसे यहाँ पर कि मैं उसको पूछूंगा कि आपकी सेहत कैसी है, आप क्या खाते हो, क्या खा रहे हो, तो उसने मन में सोचा था कि ये कहेगा कि राइस विदाउट सॉल्ट, बिना नमक के चावल, तो वो यही सोचेगा कि बस कुछ न कुछ तो कहेगा, खाने की अच्छी बात ही कहेगा।
तो यहाँ पर उसके जो सोचे हुए जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर से अब मैच नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? क्योंकि वह जो प्रश्न उसको पूछ रहा है तो वह कुछ अलग उत्तर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर विसंगति हो रही। क्या हो रही है? द डेफ मैन स्माइल्ड एंड सैड। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसने कहा कि आई एम ट्रबल्ड विद अ बैड फीवर। उसने कहा कि आप कैसे हो? तो यहाँ पर ये सोच के आया था कि वो कहेगा कि मैं तो ये फाइन थैंक यू। वो ये सोच के आया था कि वो कहेगा कि मैं तो अच्छा हूँ, थैंक यू, आप सुनाइए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसने जो प्रश्न किया, हाउ आर यू आस्क्ड द डेफ मैन, जब ये बहरे आदमी ने प्रश्न किया कि आप कैसे हो, तो यहाँ पर क्या उसने अलग उत्तर दिया। उसने दिया आई एम ट्रबल्ड विद अ बैड फीवर, मैं बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित हूँ और मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं रात में सो नहीं सकता हूँ। तो डेफ मैन स्माइल्ड एंड सैड, अब जो बहरा आदमी था वह मुस्कुराया और कहा वेरी गुड, वाओ, आई होप, मैं आशा करता हूँ, गॉड विल कीप यू दिस वे, मैं आशा करता हूँ कि भगवान आपको ऐसी ही स्थिति में रखे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई थी? वो सोच के आया था कि वो ये कहेगा कि मैं अच्छा हूँ और धन्यवाद, तो इसके बदले में मैं उसको उत्तर दे दूंगा कि चलो बढ़िया है, भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। बहरे आदमी ने प्रश्न तो वही किया, लेकिन उत्तर देने वाले उस रिच मैन ने आंसर बदल दिया। आंसर जैसे ही बदला तो उसके सारे प्रश्नों के जो लिंक थे, जो सोच के आया था, वो सारे मिसमैच होने लगे। तो यहाँ पर उस अमीर ने कहा कि मैं तेज़ बुखार से पीड़ित हूँ, तो यहाँ पर जो बहरा आदमी है वो मुस्कुराया और उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको इसी हाल में रखें। देन ही आस्क्ड, तब उसने पूछा, अब बहरे आदमी ने फिर पूछा व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो? अब वो सोच के आया था कि ये राइस विदाउट सॉल्ट कहेगा, लेकिन यहाँ फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बाय दिस टाइम द रिच मैन वॉज एंग्री, इस समय अब जो रिच मैन था वो बहुत नाराज़ हो गया। तो उसने कहा द डस्ट ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी जो रहती है या धरती की धूल, तो इसका कह सकते हैं अर्थ एक तरीके से कि मैं मिट्टी खाता हूँ। उसने कहा कि मैं मिट्टी खाता हूँ, ही आंसर्ड, जो रिच मैन था उसने। तो अब यहाँ पर वो क्या, थोड़ा सा नाराज़ हो गया, उसने ऐसा बोल दिया मुस्कुरा के कि वाह भगवान आपको ऐसे ही रखे, तो वहाँ उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो रिच मैन ने यहाँ पर फिर से उल्टा आंसर दिया, उसने कहा कि मैं मिट्टी खाता हूँ। तो अब वो जो बहरा आदमी है वो क्या कहता है, दैट्स गुड फॉर यू, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। सैड द डेफ मैन, उस बहरे आदमी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है। आई होप इट हेल्प्स यू, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपकी मदद होगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, हु इज़ योर डॉक्टर, अब मुझे बताओ कि आपका डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर, अब वो चूंकि अमीर आदमी गुस्से में आ गया, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से वो जो उत्तर दे रहा है तो उत्तर तो उसके मैच नहीं हो रहे, लेकिन वो जो सोच के आया था वो उसके बदले में वही उत्तर दे रहा है जो वो सोच के आया था, डेफ मैन। तो यहाँ पर जो डेफ मैन जैसे ही प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर कौन है, आपके डॉक्टर कौन है, तो जो रिच मैन है वो आंसर चिल्ला करके आंसर करता है, क्या, डेथ हिमसेल्फ, मेरी मृत्यु ही मेरी डॉक्टर है। ओह दैट्स गुड, अरे फिर तो बहुत अच्छा है। सैड द डेफ मैन, उस बहरे आदमी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपके मतलब, अब चूंकि यहाँ बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो रिच मैन जो कुछ भी कह रहा है उसको यह सुन तो पा नहीं रहा, सुन नहीं पा रहा, इसके बदले में वो जो सोच के आया बस उसके ही उत्तर वो बोल रहा है। और ये जो उत्तर बोल रहा है तो वो रिच मैन के जो आंसर है उससे मेल नहीं खा रहे, इसलिए वो रिच मैन नाराज हो रहा है। तो यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आई कि डॉक्टर, डॉक्टर, क्राइड द रिच मैन, जोर से अमीर आदमी चिल्ला करके बोला डॉक्टर, डेथ हिमसेल्फ, मेरी मृत्यु ही मेरी डॉक्टर है। ओह दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। सेड द डेफ मैन, ऐसा किसने कहा? उस बहरे आदमी ने। आई होप गॉड विल हेल्प यू विद हिज वर्क, मैं आशा करता हूँ कि भगवान आपको इस काम में
जल्दी मदद करें, मतलब आपको बहुत जल्दी इसके लिए मदद करें। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि हम ये कह सकते हैं कि डबल सेंस में ये पूरा मीनिंग गया, इसकी वजह से वो डॉक्टर ये जो रिच मैन है और उस डेफ मैन की वार्तालाप मिलान नहीं हुई, मैच नहीं हुई, और इसके कारण इसका हास्यास्पद एक तरीके से भाव प्रकट हुआ। एंड ही रिटर्न्ड होम, और ऐसा इतना वार्तालाप होने के बाद वह अपने घर वापस चला गया। चलिए पेज नंबर 83 पर इस पैसेज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के हमको पैसेज में से देख करके आंसर्स लिखने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमने एक कॉपी में लिखे हुए हैं, आप उस कॉपी में से सीधे इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये वही प्रश्न है जो 83 नंबर पेज पर बुक में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द रिच मैन लिव? जो अमीर आदमी था वह कहाँ रहता था? तो आंसर है इसका, द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। आपने देखा था कि पैसेज के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ रिच मैन, तो उसी का यहाँ पर थोड़ा भाषा चेंज करके आंसर लिख दिया गया है। द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में जो रिच मैन या अमीर आदमी था वह रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डिड द डेफ फ्रेंड गो टू विजिट द रिच मैन? जो डेफ फ्रेंड मतलब जो बहरा मित्र था उस अमीर आदमी का, वह अमीर आदमी को मिलने के लिए क्यों गया था? आंसर है, द रिच मैन वॉज इल, जो अमीर आदमी था वह बीमार था। सो ही वेंट वन आफ्टरनून टू विजिट हिम, इसीलिए वो दोपहर के समय एक दिन उससे मिलने के लिए गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए इनमें से सही शब्द को छांट करके इस खाली स्थान में भरना है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। द खाली स्थान मैन वॉज इल, आदमी बीमार था। कौन सा? डेफ मैन या रिच मैन? तो आपको बच्चों मालूम है कि अमीर आदमी बीमार था, रिच मैन आएगा। दूसरा है, द डेफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन हैप्पी या एंग्री। जो बहरा आदमी था वह अमीर आदमी को किस उद्देश्य से मिलने गया था, यानी उसको क्या उसके साथ में कैसा व्यवहार चाहता था? उसको नाराज करना चाहता था या प्रसन्न करना चाहता था? तो यहाँ पर बुक में स्पष्ट दिया गया है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर दिख रहा है, ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, उसको प्रसन्न करना चाहता था, थोड़ा सा खुश करना चाहता था कि थोड़ा सा बीमार स्थिति में वह प्रसन्न रहे। और ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इन अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में रहता था। तो इस प्रकार ये दोनों खालिस्तान हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं या कहिए कि इन दो जो स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो देखते हैं पहला, द डेफ मैन्स क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी। जो बहरा व्यक्ति था उसके प्रश्नों ने जो रिच मैन था उसको प्रसन्न कर दिया। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। उसके प्रश्नों से वो तो उल्टा नाराज हो गया था, तो ये फॉल्स आएगा। दूसरा है, द डेफ मैन सैड ऑल द रोंग थिंग्स बिकॉज ही कुड नॉट हियर द रिच मैन्स आंसर्स। जो बहरा आदमी था उसने सभी बातों का गलत उत्तर दिया या सभी बातों को गलत कहा क्योंकि वह सुन नहीं सकता था रिच मैन्स आंसर। वह जो रिच मैन था यानी अमीर आदमी था, उसके उत्तरों को वह सुन ही नहीं पाया या उसको सुन ही नहीं सका, इस वजह से उसने सारे उत्तर गलत दिए। तो ये सही है ये बात, क्योंकि उसमें पैसेज में ऐसा ही है कि यह रिच मैन जो भी उत्तर दे रहा है उसको डेफ मैन सुन नहीं पा रहा और अपने मन मुताबिक वह बातें कह रहा था।
क्वेश्चन नंबर सी का इसका देखते हैं स्टेटमेंट। द डेफ मैन वेंट होम, बहरा आदमी घर चला गया, थिंकिंग सोचकर दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी। जो बहरा आदमी था या जो बहरा मित्र था वह यह सोचकर घर चला गया कि उसने अपने मित्र को खुश कर दिया था या खुश कर दिया है। तो ये बात भी सही है, ऐसा सोच कर के वह घर चला गया। इस प्रकार ये आपके पैसेज के सारे क्वेश्चन आंसर सही गलत और खाली स्थान पूर्ण हुए। किताब के ये सभी प्रश्न पूरे होने के बाद लेट्स राइट पर आते हैं और लेट्स राइट में देखते हैं रीड केयरफुली द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। जो कविता है उसका सेकंड स्टेंजा ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दे आर रेड पर्पल वाला, और देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द कलर्स ऑफ बलून्स, कवि ने इस स्टेंजा में जो बलून्स है उसके कलर्स के बारे में वर्णन किया है। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, क्या आप कभी किसी मेले में गए हो, एंड सीन अ बलून सेलर, और वहाँ पर किसी बलून सेलर को आपने देखा है। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए अबाउट द शेप्स एंड कलर्स ऑफ बलून्स, जो गुब्बारे हैं उनके रंग और आकार के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। एंड ऑल्सो अदर थिंग्स, और उन वस्तुओं के बारे में भी बताइए। ही सेल्स, जो वह गुब्बारे वाला बेचता है, अन्य वस्तुएं भी, गुब्बारे के अलावा जो अन्य वस्तुएं भी वो बेचता है उसके बारे में भी लिखिए। बिगिन लाइक दिस, तो ये जो प्रारंभ है वो इस तरीके से दिया गया है। तो ये पैराग्राफ बच्चों हमने कॉपी में लिख रखा है, आप वहाँ से इनको नोट कर लिए। ये पैराग्राफ के जो लाइन्स हैं उनको नोट कर लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा था और ये उसका आंसर है। तो इसका अर्थ समझ लीजिए। वंस आई हैड बीन टू अ फेयर नियर माई विलेज, मैं एक बार अपने गांव के पास में जो मेला लगता है वहाँ पर गया था। आई हैड सीन अ बलून सेलर देयर, मैंने वहाँ पर एक बलून सेलर मतलब गुब्बारे बेचने वाले को देखा था। ही हैड वेरियस टाइप्स ऑफ बलून्स, उसके पास विभिन्न प्रकार के गुब्बारे थे। सम वर स्मॉल, कुछ छोटे, सम वर बिग, कुछ बड़े थे, एंड सम वर लॉन्ग, और कुछ लंबे थे, इन शेप, और आकृति या आकार में लंबे थे कुछ। दे वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज इन कलर्स, वे लाल, नीले, हरे और ऑरेंज कलर के थे या इस प्रकार के कलर्स में थे। द बलून मैन ऑल्सो हैड सम टॉयज, बलून मैन जो था उसके पास कुछ खिलौने भी थे। आई एंजॉयड द फेयर, मैंने मेले का काफ़ी लुत्फ उठाया या मैंने मेले को काफ़ी एंजॉय किया। इस प्रकार ये आपका लेट्स राइट वाला पैराग्राफ भी पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट में नंबर 1 पर लिखा है फॉर्म ग्रुप्स एंड रीड द पोएम लाउडली, मतलब समूह बनाइए और उस समूह में इस पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। दूसरा है मेक अ स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनाइए या एल्बम जैसी है वो उसको बनाइए। ऑफ पिक्चर्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की जो चित्र हैं उन चित्रों की एल्बम्स या स्क्रैप बुक टाइप की बनाइए। एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ बलून्स, और विभिन्न प्रकार के जो बलून्स हैं उनके आकार और आकृति के बारे में जो चित्र हैं उनके बारे में स्क्रैप बुक बनाइए। सोल्ड इन द फेयर, जो ज़्यादातर मेले में बेची जाती हैं। यू हैव विजिटेड, जब आपने मेले में गए हो कभी तो वहाँ पर जो बेचते हैं बेचने वाले दुकानदार, वहाँ पर देखा होगा विभिन्न प्रकार के शेप, आकृति, आकार, रंग, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें, उनको आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में रिपीट करें और उनके ये एल्बम्स और स्क्रैप बुक पिक्चर्स की मदद से बनाइए। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स एंड कलर्स ऑफ द बलून्स इन योर नोटबुक, तो आप जो उन वस्तुएं हैं उनके नाम लिखिए जो मेले में आप कभी घूमते समय देखते हो। एंड द कलर्स ऑफ बलून्स इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में जो बलून्स हैं उनके कलर्स भी मेंशन कीजिए। इस प्रकार ये आपका बच्चों लेसन 10 द बलून मैन कंप्लीट रूप से एक्सरसाइज के रूप में पूर्ण हुआ। और इस पाठ के बाद हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे
और लेसन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ शेयर भी करें। बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।